विश्व इतिहास की झलक। पत्रों के माध्यम से दुनिया के इतिहास से परिचित होने का ये सफ़र जारी है और इस सफ़र का आज प्रस्तुत है 26वां पड़ाव, अशोक के ज़माने की दुनिया। इस पत्र को लिखने की तिथि है 31 मार्च सन 1932। हम देख चुके हैं अशोक ने दूर दूर के देशों में धर्म प्रचारक और राजदूत भेजे थे और इन देशों से भारत का संपर्क और व्यापार बराबर जारी था। हाँ, जब मैं उस ज़माने के संपर्क और व्यापार का जिक्र करता हूँ तो तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि वो आजकल जैसा बिल्कुल नहीं था। अब तो रेल और जहाज़ और हवाई जहाज़ से माल और मुसाफिरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन दूर अतीत के उस ज़माने में हर सफ़र में ख़तरा था और दिन भी बहुत लगते थे। इसलिए सिर्फ साहसी और तगड़े लोग सफ़र करते थे। इसलिए उस वक्त के और आज के व्यापार की किसी भी तरह से तुलना नहीं हो सकती। वे कौन से दूर के देश थे जिनका जिक्र अशोक ने किया? उस समय की दुनिया कैसी थी? मिस्र और भूमध्य सागर के किनारे के देशों के सिवा हम उस वक्त के अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें उत्तरी, मध्य और पूर्वी यूरोप या उत्तरी और मध्य एशिया के बारे में बहुत कम मालूम है। अमेरिका के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अमेरिका के महाद्वीपों में बहुत प्राचीन काल से काफ़ी ऊंची सभ्यता पाई जाती थी। बहुत दिनों बाद ईसा की 15वीं सदी में कहते हैं कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला, लेकिन हमें पता चलता है कि उस समय भी दक्षिण अमेरिका के पेरू और आसपास के देशों में बहुत ऊंचे दर्जे की सभ्यता मौजूद थी। इसलिए ये बहुत संभव है कि ईसा के 300 वर्ष पहले जब भारत में अशोक हुआ, अमेरिका में सुसंस्कृत लोग रहते हों, उन्होंने अपने सुसंगठित समाज बनाए हों। लेकिन इस बारे में कोई तथ्य नहीं मिलता और अंदाज़ा लगाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मैं तो उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग अक्सर यही समझते हैं कि सभ्य लोग दुनिया के सिर्फ उन्हीं हिस्सों में रहते थे जिनके बारे में हम सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं। बहुत दिनों तक यूरोप वालों का ये ख्याल था कि प्राचीन इतिहास का मतलब है सिर्फ यूनान, रोम और यहूदियों का इतिहास। इनके पुराने ढंग के ख्यालों के अनुसार बाकी की दुनिया उस वक्त वीरान रही होगी। बाद में जब उन्हीं के विद्वानों और पुरातत्ववेत्ताओं ने उन्हें चीन, भारत और दूसरे देशों का हाल बताया, तब उन्हें पता चला कि उनका ज्ञान कितना सीमित था। हमें सावधान रहना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि जो कुछ हमारी इस दुनिया में हुआ वो सब कुछ हमारे सीमित ज्ञान के दायरे में आ जाता है। इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अशोक के ज़माने में यानी ईसा पूर्व 3वीं सदी के प्राचीन सभ्य संसार में मुख्यतया यूरोप और अफ्रीका के भूमध्य सागर के तटवर्ती देश, पश्चिमी एशिया, चीन और भारत ही माने जाते थे। शायद पश्चिमी देशों और पश्चिमी एशिया तक से उस समय चीन का कोई सीधा संपर्क नहीं था और पश्चिम में चीन या कैथे के बारे में बेसिर पैर की धारणाएं फैली हुई थीं। मालूम होता है कि चीन और पश्चिम को मिलाने वाली कड़ी का काम भारत करता था। हम ये भी देख चुके हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को उसके सेनापतियों ने आपस में बांट लिया। उसके 3 बड़े हिस्से हुए: सेल्यूक के अधीन पश्चिमी एशिया, ईरान और इराक; तालमी के अधीन मिस्र और अंतिगोने के अधीन मकदूनिया। पहले 2 राज्य बहुत दिनों तक कायम रहे। तुम्हें याद होगा कि सेल्यूक भारत का पड़ोसी था और उसने लालच में पड़कर भारत का कुछ हिस्सा अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहा था, लेकिन उसका पाला चंद्रगुप्त जैसे सवासिर से पड़ा था, जिसने उसे पीछे खदेड़ दिया। उससे वो हिस्सा भी छीन लिया जो आजकल अफगानिस्तान कहलाता है। मकदूनिया का भाग्य इनसे कुछ बुरा रहा। गौल और दूसरी कौमों ने उस पर उत्तर से बार बार हमला किया। उसका सिर्फ एक ही हिस्सा ऐसा था जो गौल का मुकाबला कर सका और आज़ाद रह सका। ये हिस्सा एशिया कोचक में परगेमम था, जहां आज तुर्की है। ये छोटा सा यूनानी राज्य था, लेकिन 100 वर्ष से ज़्यादा समय तक वो यूनानी संस्कृति और कलाओं का केंद्र रहा, जहां सुंदर इमारतें, पुस्तकालय और अजायब घर बने। कुछ हद तक वो समुद्र के उस पार इस्कंदरिया से होड़ करने लगा था। इस्कंदरिया मिस्र में तालमी वंश की राजधानी था और एक बड़ा शहर था।
और प्राचीन दुनिया में मशहूर था। एथेंस का गौरव घट चुका था और इस्कंदरिया ने धीरे धीरे यूनानियों के संस्कृति केंद्र की जगह ले ली थी। इसके विशाल पुस्तकालय और अजायब घर से आकर्षित होकर दूर देशों के बहुत से विद्यार्थी यहाँ आते थे और दर्शन, गणित, धर्म और दूसरी समस्याओं पर, जिनमें प्राचीन दुनिया के विद्वानों की बहुत रुचि थी, चर्चाएं करते थे। उक्लेदस इस्कंदरिया का रहने वाला था और अशोक का समकालीन था। इसका नाम तुमको और स्कूल में पढ़ने वाले हर एक लड़के लड़की को मालूम है, उक्लेदस या यूक्लिद। इसने रेखा गणित के बहुत से नियम और सिद्धांत निकाले थे और उन पर एक ग्रंथ लिखा था। इसका समय ईसा से 300 वर्ष पूर्व था। तालमी वंश के लोग, जैसा कि तुम जानती हो, यूनानी थे, लेकिन उन्होंने मिस्र के बहुत से रस्म रिवाजों को अपना लिया, यहाँ तक कि मिस्र के कुछ पुराने देवताओं तक को पूजने लगे। पुरानी यूनानियों के जुपिटर, अपोलो और दूसरे देवी देवता, जिनका होमर की वीर गाथाओं में बार बार वैसा ही उल्लेख मिलता है जैसा महाभारत में वैदिक देवी देवताओं का, या तो छोड़ दिए गए या उनके नाम बदलकर उन्हें दूसरे जामे पहना दिए गए। आइसिस, ओसिरिस, हॉरस पुराने मिस्र के देवी देवताओं और पुराने यूनान के देवी देवताओं को मिला दिया गया और एक कर दिया गया। जनता के सामने पूजा के लिए नए देवी देवता रख दिए गए। जब तक लोगों को कोई न कोई देवी देवता पूजने के लिए मिल जाता था, उन्हें इस बात से क्या मतलब था कि वो किसके सामने सिर झुकाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, और जिसकी पूजा करते हैं उसका क्या नाम है। इन नए देवताओं में सबसे मशहूर सिरिपिस था। इस्कंदरिया तिजारत का बहुत बड़ा केंद्र था और सभ्यता, संसार के दूसरे देशों के व्यापारी वहाँ आते थे। कहते हैं इस्कंदरिया में भारतीय व्यापारियों की एक बस्ती थी। हमें ये भी मालूम है कि इस्कंदरिया के व्यापारियों की एक बस्ती दक्षिण भारत के मालाबार के समुद्री किनारे पर थी। भूमध्य के उस पार मिस्र से कुछ ही दूर रोम था, जो बहुत महानता को पहुंच चुका था और आगे जाकर इससे भी ज़्यादा महान और शक्तिशाली होने वाला था। उसके बिल्कुल सामने अफ्रीका के किनारे का कारथेस था, जो रोम का प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन था। अगर हम प्राचीन दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें इतिहास पर कुछ ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। पूर्व में चीन महानता के उसी दर्जे को पहुंच रहा था जैसा पश्चिम में रोम, और अशोक के ज़माने की दुनिया की सही तस्वीर खींचने के लिए हमें इस देश पर नज़र डालनी होगी।